हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत भूगोल के वो सभी जीके के क्वेश्चंस जो हमारे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी साइड का हो, बैंक का, रेलवे का, क्लर्क का, एचएसएससी, एसएससी, हर टाइप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये सभी क्वेश्चन हमारा साथ देने वाले हैं। जिस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उन सब में से कम 4 या 5 क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन भूगोल से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष था हमारा जम्बू द्वीप का अंग। किस द्वीप का अंग था? हमारा जम्बू द्वीप का अंग था। जम्बू द्वीप का अंग था। अब जम्बू द्वीप है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जम्बू शब्द ये कैसे आया, कहाँ से आया। पौराणिक भूगोल के अनुसार पौराणिक जो भूगोल थी, पुरानी भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप है वो भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। सप्त मतलब 7 महाद्वीपों में से एक है। 7 महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावृत भद्राक्षव, किम्पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यम ये नवखंड हैं। इसके ये 9 खंड हैं, आप याद कर लिए गए। पहला है इसका इलावृत, फर्स्ट है, भद्राक्षव सेकंड, किम्पुरुष थर्ड, भारत चौथा है, हरि 5वां, केतुमाल 6ठा, रम्यक 7वां एंड कुरु 8वां और हिरण्यम 9। तो 9 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप हमारा जो कि जहाँ हमारा पृथ्वी का केंद्र है वहाँ पर है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक हैं और चतुर्थिक लवण सागर हैं। जो चौथे नंबर पे हैं वो लवण सागर में आते हैं। तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सम है जो हमारा, हाँ एक क्वेश्चन है, ये चतुर्थिक लवण है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रम अनुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: प्लक्स, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक एंड पुष्कर। तो ये भी हमारे क्रम अनुसार द्वीपों के नाम हैं। जम्बू द्वीप के क्रम अनुसार बड़े द्वीपों के नाम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम है जो हमारा वो है, नेक्स्ट सम है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है हमारे उर्दू, ग्रीक, फारसी और अरबी। तो इसमें आप बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो भारत के लिए किस भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में से लिया गया है? तो उर्दू में से लिया गया, ग्रीक में से लिया, फारसी या अरबी। तो हम करते हैं ग्रीक। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। व्याख्या पढ़ते हैं। जो ग्रीक भाषा है हमारी, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के नाम अपनी भाषा में अजीब नाम से रखे। यानी जो भारत की नदियाँ थी
फात के राजा थे, बहुत मतलब कुछ राजा थे और कुछ नदियाँ और कुछ शहरों के नाम अपनी भाषा में अजीब नाम रखे थे, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में उनके नाम रखे हुए थे। जैसे ही पाटलिपुत्र का वो लोग पालीबोथरा कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या बोलते थे वो अरबी जो लोग थे वो पालीबोथरा बोलते थे और मथुरा को मेटोरा बोलते थे। ये उनकी खुद की लैंग्वेज के वर्ड हैं। बलक को वो बक्ट्रिया बोलते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस्पस ये नाम दिया। तो दोस्तों इसी तरह से इंटरेस्टेड क्वेश्चन आगे भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिण सीमा कौन सी है? तो दक्षिण सीमा हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, आंसर कौन सा हो सकता है? तो आंसर देखते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर होगा। तो भारत क्या है, देखो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। इसकी व्याख्या है जो वो डिटेल में पढ़ते हैं। व्याख्या क्या कहती है हमें? व्याख्या कहती है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, यानी विस्तार उसका लगभग 300 है। भारत है जो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा के वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक है। तो इसको याद रखिए बच्चों। और अगर आपको कई बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो इसको साथ में नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर सकते हो। अगर साथ में नहीं नोट हो रहा तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स अपने बना सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जो मानक समय है वो किस पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो ये दो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो ये भारत का मानक समय है, किस पर है? तो इसका राइट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। चलो चलते व्याख्या पढ़ते हैं बच्चों हम। व्याख्या क्या कहती है इसकी? व्याख्या है जो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। क्या लिखा है बच्चों? भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद के निकट है नैनी से गुजरती है। इसके समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक जो समय है वो GMT से 82.5 डिग्री पूर्व में है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। देखो ये नोट करने वाली बात है कि GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मानक समय है
वो ग्रीनविच के मानक समय से, जो ग्रीनविच का मानक समय है, ग्रीनविच एक रेखा है, उसके मानक समय से 5.5 घंटे वो आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत का टाइम इंग्लैंड से कितना आगे या पीछे है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है वो जो स्थित है, यानी भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है, उसी स्थान का स्थानीय समय है, वही समय मतलब उनका वो कहाँ पे स्थित है ये हमें बताना है। तो कहाँ पे स्थित है, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। दिल्ली के समीप है, या फिर कोलकाता के समीप है, या फिर इलाहाबाद के समीप है, या भोपाल के समीप है। तो इनमें से हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है बच्चों, राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो हो सकता है इलाहाबाद के समीप। तो देखते हैं क्लिक करके, तो बिल्कुल राइट आंसर है इलाहाबाद के समीप हमारा मानक समय है। जो वहाँ का टाइम जितना भी है वही हमारे भारत में होता है, तो इलाहाबाद के समीप वो स्थान है। चलो व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या के भारत में जो पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, किस समय को हम मानक समय माना, हमारा मानक समय उसको माना गया है। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 6 पे। 6 है हमारा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। हम इसको पढ़ भी चुके हैं भी 5 घंटे और 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन में पढ़ते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो इनमें से आपका क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चों, तो 5 घंटे 30 मिनट ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या इसमें है, तो व्याख्या इसमें क्या कहती है कि भारत में जो पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। क्या है बेटा, भारत में जो पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है वो समय को हम मानक समय माना गया है, और यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है। और जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो भारत में 5:30 बजे होते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 7 जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 7 क्वेश्चन पढ़ते। भारत का दूर दक्षिणी भाग की जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से कितनी दूरी कितनी है। भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी बतानी है कितनी है। जो दूर दक्षिण भाग है भारत का उसकी विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो विषुवत रेखा से दूरी ऑप्शन हमारे हैं 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, या 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो हमने ये बताना है अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है बच्चों, देखो एक 776 है, एक 867 है, 876 है और 916 किलोमीटर है। तो 776 मुझे लग रहा है बच्चों, तो चलो करके देखते हैं। नहीं ये गलत है, 876 इसका राइट आंसर आएगा। तो चलो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या से हमें सारा ही मतलब एग्जैक्ट जो एक्सप्लेन करके दिया होता है वो सभी पता लग जाता है। इसमें मतलब 876 है वो कैसे आया, तो इसमें दिया है कि जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट माना गया है जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके पूर्व नाम है लाहीचिंग, मतलब इसके दूसरे नाम क्या है, लाहीचिंग, मतलब पहले का नाम इसका लाहीचिंग है और इंदिरा पॉइंट अब इसका नया नाम है। पिग्मेलियन पॉइंट ये भी इसका पुराना नाम है, पार्सन पॉइंट ये भी इसका पुराना नाम है, और विषुवत रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट सम है, हम नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सम है जो हमारा नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर।
तो इसमें हमें बताना है तो कितने किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो आपको क्या लग रहा है स्थलीय सीमा की लंबाई? इसका ऑप्शन या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर इसका सेकंड है। बस थर्ड फोर्थ में से इसका तो भाई फोर्थ में ही आ गया। 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में और भी हम गहराई में जाकर पढ़ते हैं। जो जिसका व्याख्या है उसमें लिखा है जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,106 या 15,200 या फिर 15,280 ये माना गया है। तो इतना किलोमीटर हो सकता है जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ वो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुँचे हैं। 8 क्वेश्चन हम 8 हो चुका है, 9वां क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? वो तो ओनली भारत की स्थल सीमा की लंबाई थी, अब भारत के तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो आप राइट आंसर क्या लगाते हो इसका बेटा? आप राइट आंसर इसका लगाओगे, क्या लगाओगे? 6200 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। चलो हम फर्स्ट लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 7516.5 किलोमीटर। अब चलो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा है जो भारत है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य जो धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? मुख्य धरातलीय भाग, जो मुख्य धरातलीय भाग है उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 9वें पे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। नहीं 10वां। भारत की उत्तर सीमा से दक्षिण तक की लंबाई बतानी है। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था? स्थलीय सीमा की लंबाई हमने पढ़ा था या तो 2900 या फिर 3200। तो एक स्थलीय दो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण को पढ़ा था और एक पढ़ा था पूर्व से पश्चिम तक। तो उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा बनती है, तो अकॉर्डिंग टू में कितनी हो सकती है? 3214 किलोमीटर। तो इस पर टिक करते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। इसकी हमारी पूरा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बनती है पूरा भारत देश की, भारतवर्ष की। तो 8,201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तक, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। देखो आप देख पा रहे हो, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तो 2933 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज हमने अटैम्प्ट किए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इसी तरह से मैं और भी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। ये वो क्वेश्चन थे दोस्तों जो ऑल एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। और अभी जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा की जो HSSC के एग्ज़ाम होने हैं, CET का एग्ज़ाम, तो उसमें भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आने की बिल्कुल संभावना है। तो आप इसको ध्यान से करिएगा, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना कि ये आपकी वीडियो अच्छी है, जैसी भी है। मतलब मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।